हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक चौहान। मैं आपको सिखा रहा हूं कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं अगर आप इंग्लिश को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने समझाए थे आपको कुछ सेंटेंसेस जो कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव या डाई ट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट पर, अंडरस्टैंडिंग पर आधारित थे। इन सेंटेंसेस को समझाते वक्त मुझे आभास हुआ कि आपसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आप फ्रेज या क्लोज के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है? क्या फ्रेज और क्लोज के बीच का डिफरेंस पता है आपको? क्या आपको ये पता है कि ये फ्रेज या क्लोज सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रभावित करते हैं? क्योंकि मैं तो इंग्लिश को बहुत ही टेक्निकल और लॉजिकल वे में पढ़ाता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि इन चीजों के बारे में जानना कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करता है। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो सेंटेंस को समझना आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेज और क्लॉज से। मैंने यहां पर लिखा फ्रेज वर्सेस क्लॉज। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेज के बारे में। फ्रेज कुछ शब्दों का एक समूह है, छोटा समूह है, जो कि एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को फॉलो करता है और जिसका कुछ मीनिंग होता है। चलो यहां पर लिख देता हूं। फ्रेज का मतलब है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has grammatical arrangement, some meaning। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा बॉय। आपको सबको पता है कि बॉय एक नाउन है, कॉमन नाउन है, अभी फिलहाल नाउन है, इतना मान के चलते हैं। यहां पर मैंने एक दूसरा वर्ड लिखा पुअर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पुअर वर्ड क्या है, मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप मुझे झट से बता दोगे कि सर पुअर वर्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि ये वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है, नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है। तो जो भी वर्ड ग्रामर में किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है, किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है, उसको ही एडजेक्टिव कहा जाता है। अब ये वर्ड नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है, तो आपको पता है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लिखा है यहां पर ये क्या है, आप झट से बता दोगे कि सर ये आर्टिकल है। आर्टिकल डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर आर्टिकल का ही हिस्सा होते हैं। अब इन तीनों को मिला के मैंने लिखा अ पुअर बॉय। ये एक शब्दों का समूह कहा जा सकता है, इसको कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इस शब्दों के समूह में देखिए, इस ग्रुप में देखिए, ये जो वर्ड है ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। अब इसे क्या कहेंगे? अब इसे नाउन कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे या आर्टिकल कहेंगे? अगर इस पूरे समूह को एक साथ कहीं लिखा हुआ देखा आपने, तो आप इसे क्या कहोगे? नाउन कहोगे, एडजेक्टिव कहोगे या आर्टिकल कहोगे? तीनों ही वर्ड इसमें आ रहे हैं। देखो, इसको कुछ भी कहने के लिए आपको इसका फंक्शन देखना पड़ेगा, और अभी तो इसका फंक्शन बहुत ज्यादा आप देख नहीं सकते क्योंकि ये किसी सेंटेंस का पार्ट है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको मैं कहूं कि आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसके ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को देखिए, तो शायद आप अंदाजा लगा पाए कि इस पूरी जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने लिखा है, इसमें मेन वर्ड बॉय है।
मेरे कहने का मतलब है कि इन तीनों शब्दों में से जो मेन वर्ड है वो तो बॉय है, नाउन है वो। पुअर तो खुद बॉय के लिए आया है, ये आर्टिकल तो बॉय के लिए आया है, मतलब ये दोनों शब्द तो खुद बॉय के लिए आए हैं, बॉय किसी के लिए नहीं आया है। या यूं कहिए कि मैं यहां से अगर पुअर को हटा दूं तो भी तो इसकी एग्जिस्टेंस रही, या मैं ए को हटा दूं तो भी तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग रहा, लेकिन अगर मैंने बॉय हटा दिया तो इसका मीनिंग गड़बड़ हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस ग्रुप में जो मेन वर्ड है वो एक नाउन है, वो एक बॉय है। ये जो एडजेक्टिव है वो नाउन के लिए आया है, ये आर्टिकल भी इसके लिए आया है। तो इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसकी जो फंक्शन रहेगा, इसकी जो भूमिका रहेगी, अगर ये किसी सेंटेंस में लिखा जाए या इंडिविजुअली भी अगर इसको हैंडल करे और कहीं लिखा मिले, तो इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच रहेगी वो नाउन रहेगी। एक्चुअली में नाउन तो हम इसे कहते हैं, किसी वर्ड को जो किसी का नेम हो, चाहे वो प्रॉपर हो या कॉमन हो, उसको हम कहते हैं नाउन। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नाउन फ्रेज। ये होते हैं फ्रेज। नाउन फ्रेज का मतलब है शब्दों का एक समूह जो कि एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में है और जिसका कुछ मीनिंग है। अगर इसका कोई मीनिंग ना हो और ये कोई ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में ना हो, जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं बॉय आ पुअर, क्या अब इसको फ्रेज कह सकते हैं आप? अब बिल्कुल आप इसको फ्रेज नहीं कह सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर शब्दों का एक समूह ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में नहीं है और उसका कुछ मीनिंग नहीं है तो उसे फ्रेज नहीं कहा जा सकता। उसे फ्रेज तभी कहा जा सकता है जब वो एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा हो और उसका कुछ मीनिंग हो। आप समझिए बात को। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे इसको हटा देता हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए। जैसे इस वर्ड को देखिए आप, मैंने लिखा यहां पर ब्यूटीफुल। आपको सबको पता है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है। अपनी बेस होम में वो एक एडजेक्टिव है, उसे किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में लाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, यहां पर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। आपको सबको पता है कि अगर मैं यहां पर लिखूं वेरी, और जिनको ना पता हो उनको मैं बता दूं कि वेरी एक एडवर्ब है। अभी जब मैं आने वाले लेक्चर्स दूंगा तो उनमें मैं आपको ये चीजें डिटेल में बताऊंगा कि वेरी क्या है और किस तरह से काम करता है। फिलहाल इतना जानिए, इतना समझिए कि वेरी एडवर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला के यहां पर लिख दूं वेरी ब्यूटीफुल, अब इस पूरे ग्रुप में देखिए, इस पूरी फ्रेज में देखिए, फ्रेज इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये वर्ड तो रहा एडजेक्टिव और ये वर्ड रहा एडवर्ब। अब इसे आप एडवर्ब कहोगे या एडजेक्टिव कहोगे? एक्चुअली में इसको कुछ भी कहने से पहले आपको इसका फंक्शन देखना पड़ेगा और इसका फंक्शन बहुत हद तक तय करेगा इसका जो मेन वर्ड है। अब इसके मेन वर्ड को देखिए आप, इसका मेन वर्ड आपको क्या लगता है, वेरी है या ब्यूटीफुल है? देखो वेरी को हटा भी दोगे तो भी इसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो रहेगा, लेकिन अगर आपने ब्यूटीफुल को हटा दिया तो वेरी का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जिस मीनिंग को हम कन्वे करना चाह रहे हैं उस मीनिंग को बिल्कुल ही कन्वे नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो वेरी है ये तो खुद इसके लिए आया है या ब्यूटीफुल वेरी के लिए आया है? वेरी ब्यूटीफुल के लिए आया है ना, तो जो चीज दूसरे के लिए आई है वो तो मेन वर्ड हो नहीं सकती। इसका मतलब मेन वर्ड तो ब्यूटीफुल ही है। तो आपको इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल गया इसके मेन वर्ड से कि ये जहां भी किसी भी सेंटेंस में आएगा, कहीं पे भी लिखा होगा, इंडिविजुअली भी लिखा होगा, तो ये एडजेक्टिव के फंक्शन में होगा, यानी कि एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा। अब ये कोई इसे अब ये कोई इंडिविजुअल वर्ड तो है नहीं जो इसे एडजेक्टिव कह दोगे आप। एक्चुअली में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें दो वर्ड हैं, तो इसको आप कहोगे एडजेक्टिव फ्रेज। ये होती है फ्रेज। मैं इंग्लिश को पढ़ाते हुए, अपने कॉन्सेप्ट को समझाते हुए इस तरह की टर्म्स का बार बार यूज करता हूं, तो मुझे लगा कि ये जरूरी है कि आपको इन सब चीजों का पता होना चाहिए। किसी वर्ड को आप देखिए या किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप देखिए तो पहले आप उसका फंक्शन देखिए,
उसका फंक्शन देख के आप डिसाइड कीजिए कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच में है। वैसा ही फ्रेजेस के साथ भी होना है। जो फ्रेजेस हैं उनका फंक्शन काफी हद तक उनका मेन वर्ड तय करता है। कभी कभी सेंटेंस की स्ट्रक्चर में लिखे होते हैं तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि ये किस फंक्शन में होगा, किस पार्ट ऑफ स्पीच में होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई सेंटेंस लिखा नहीं है, यहाँ पर तो इंडिविजुअली लिखे हैं। तो इनको चेक करने के लिए कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच में है, हमने इसका मेन वर्ड देखा और ये देखने पे पता चला कि जो एडवर्ब है वेरी, वो ब्यूटीफुल के लिए आया है, वो एडजेक्टिव के लिए आया है। तो इसका मतलब मेन वर्ड एडजेक्टिव है, तो जो मेन वर्ड है वही इसका फंक्शन रहेगा, जो फंक्शन रहेगा वो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। अब इसे कोई इंडिविजुअल एडजेक्टिव तो आप कह नहीं सकते हो क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एडवर्ब भी तो आ रहा है। भाई एडवर्ब मेन वर्ड नहीं है लेकिन लिखा हुआ तो है, आप उसकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते ना। तो अब इसको एडजेक्टिव कहने की बजाय आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहिए। ये एक्चुअली में ग्रामेटिकल टर्म है, ये एक्चुअल ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। आप समझ लेते हैं क्लोजेस को। तो सवाल ये होना चाहिए कि क्लोज क्या होती है, ये फ्रेज से कैसे अलग होती है। तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि क्लोज का मतलब है एक शब्दों का ऐसा समूह, ये भी समूह होता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का, वर्ड्स का एक ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग हो, जिसने ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को फॉलो किया हो और जिसमें एक सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। मतलब ग्रामर की स्ट्रक्चर जब सेंटेंस लिखते हुए हम फॉलो करते हैं ना, उस सेंटेंस वाली स्ट्रक्चर को इसने फॉलो किया हो। लेकिन ये सेंटेंस से थोड़ा अलग होता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा एक सेंटेंस यहां पर, आई नो डेट यू आर अ पुअर बॉय। अब आप इसमें देखोगे कि एक सब्जेक्ट ये रहा, एक मेन वर्ब ये है। आप यहां देखोगे यहां भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक मेन वर्ब है। इसको सब्जेक्ट टू मेन वर्ब टू कह सकते हैं, इसको सब्जेक्ट वन मेन वर्ब वन कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्हें क्या कहोगे आप? दो सेंटेंस कहोगे? सेंटेंस तो एक ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं है इसके लिए, तो कोई भी बता देगा एक ही सेंटेंस कंसीडर किया जाता है इसको। क्या दो सेंटेंस है इसमें? नहीं है। इसका मतलब इसमें है क्या? इसमें दो क्लोजेस हैं। पहली क्लोज तो ये है, दूसरी क्लोज ये है। तो एक्चुअली में क्लोज होती क्या है? सब्जेक्ट और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन उस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जिसका अपना कोई मीनिंग हो। चलो सेंटेंस को एक बार इंटरप्रेट कर लेते हैं। आपको पता है ये प्रोनाउन है, ये अगर प्रोनाउन है तो इसको या तो सब्जेक्ट कहा जा सकता है या ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। आपको पता है ऑब्जेक्ट यहां होगा नहीं, सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, ये मेन वर्ब हो गई। मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब या तो ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी। अगर ट्रांजिटिव होगी तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। और आपको पता है या आप जानते हो या आप सर्च कर लें या पता कर लें कि नो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। भाई अगर आप कुछ जानते हो तो कुछ तो होगा जो आप जानते हो। आई नो अगर मैं बोलता हूं तो मुझे नो के बाद व्हाट का रिप्लाई चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए जो मैं बता सकूं कि मैं ये चीज जानता हूं। आई नो यू, आई नो हिज फादर, आई नो दिस क्वेश्चन, आई नो दिस इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें जो नो के बाद आ रही हैं वो उस नो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ही तो है। यानी कि नो के बाद हमें व्हाट का रिप्लाई लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो नो जो है ना ट्रांजिटिव नेचर की है। अब ट्रांजिटिव नेचर की है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहां है उसका ऑब्जेक्ट? एक्चुअली में ये पूरा ही उसका ऑब्जेक्ट है। अरे यही तो है व्हाट का रिप्लाई। क्या जानता हूं मैं? दैट यू आर ए पुअर। तो ये व्हाट का रिप्लाई है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता है कि ये डेट तो आपको पता है कंजंक्शन है, यू यहां पर सब्जेक्ट हो गया, आर मेन वर्ब हो गई।
ये लग गई फ्रेज। देखो इस तरह से पता चलता है फ्रेज का। ये हो गई नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये है आर्टिकल। अब इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे नाउन फ्रेज, क्योंकि इसका मेन वर्ड नाउन है। पुअर इसके लिए आया है, अब इसके लिए आया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। मेरे कहने का मतलब है कि इस सेंटेंस में दो क्लोज हैं, एक तो ये क्लोज 1, एक है ये क्लोज 2। इनको कहते हैं क्लोज। सेंटेंस तो एक ही ये है, लेकिन क्लोज इसमें दो है। क्लोज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसने एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को फॉलो किया हो, जिसका कोई मीनिंग हो, जो कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब को कंटेन किए हुए हो उस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ, जो कि हम सेंटेंस में भी फॉलो करते हैं। लेकिन इनको सेंटेंस नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है नहीं। अगर आप आई नो को अलग लिख दोगे उसका कोई मतलब नहीं है, गलत हो जाएगा वो। अगर डैट यू आर ए पुअर बॉय को अगर आप अलग लिख दोगे तो इसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप यू आर ए पुअर बॉय को अलग लिख देते हो, ये सारा हटा दूं मैं और केवल इतने पे फोकस करो, अगर इतना कहीं लिखा हुआ है फिर तो एक सेंटेंस ही हो गया ना। कोई इंडिविजुअल क्लोज एक सेंटेंस बन जाता है जब वो इंडिपेंडेंटली लिखा हो, फिर तो उसे सेंटेंस कहेंगे ना। वो क्लोज तभी कहलाएगा जब वो किसी सेंटेंस का पार्ट हो, जब वो किसी सेंटेंस का हिस्सा हो। ठीक है। एक चीज और आप नोटिस कीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि शब्दों का वो समूह जो ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा हो, जिसका कोई मीनिंग हो और सेंटेंस का किसी भी सेंटेंस का वो हिस्सा हो, पार्ट हो, उसको हम क्लोज कहते हैं। लेकिन एक चीज मैं चाहता हूं कि आप और नोटिस करें, ये अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और मैंने कहा कि ये पूरी क्लोज ही इसका ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। प्रोनाउन का तो यहाँ पे सवाल नहीं, क्योंकि प्रोनाउन लिखे जाते हैं किसी नाउन की जगह और वो फिक्स है, वो उतने ही है। ऐसे नहीं कि किसी भी चीज को उठा के प्रोनाउन बना दोगे, तो प्रोनाउन तो यहाँ पे हो नहीं सकता। नाउन हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन हो सकता है। यानी कि ये क्लोज अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसका मतलब ये नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच में है, इसका फंक्शन जो है वो नाउन का फंक्शन है, यानी कि ये नाउन वाले पार्ट ऑफ स्पीच में है। तो इसको क्या केवल क्लोज कहना सही रहेगा? इसको हमें कहना चाहिए नाउन क्लोज। अब हमने इसके साथ, इसकी आइडेंटिटी के साथ इसका फंक्शन भी जोड़ दिया। और ये कैसे पता चला हमें, इसका पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पता चला हमें? जब हमने पाया कि ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ऑब्जेक्ट तो भैया कोई नाउन ही हो सकता है, इसका मतलब हमें इस क्लोज को भी नाउन क्लोज ही कहना चाहिए। तो जो क्लोजेज हैं वो सेंटेंस का हिस्सा होती हैं, उनमें एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब हो सकता है, एक सब्जेक्ट दो मेन वर्ब भी हो सकती हैं कंजंक्शन से जुड़ी हुई, लेकिन वो किसी दूसरे सेंटेंस का या किसी मेन सेंटेंस का हिस्सा होंगी। उनका एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को फॉलो करेंगी, कुछ उनका मीनिंग होगा जैसे कि सेंटेंस का होता है, लेकिन वो एक सेंटेंस का हिस्सा होती है, इसीलिए उनको क्लोज कहा जाता है। तो ये हो गई अंडरस्टैंडिंग क्लोज के बारे में। एक दो सेंटेंस से और समझिए, क्योंकि ये भी अपने फंक्शन के आधार पर बदलती रहती हैं। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस, पहले मैं इसको हटा देता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो द गर्ल हु इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस मैंने लिखा। आपको सबको पता है कि आई प्रोनाउन है। प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यहां पर तो ये सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट होता तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता भैया, या भैया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता। अब इससे पहले ना तो ट्रांजिटिव वर्ब लग रही है ना प्रीपोजिशन लग रही है, तो इसका ऑब्जेक्ट होने का चांस तो खत्म। अब बचा है सब्जेक्ट, और वैसे भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस अलग ही होते हैं। ये तो मैं आपको करके दिखा देता हूं कि आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। आपको पता है कि ये मेन वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी असर्टिव में। मेन वर्ब या तो ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अभी मैंने आपको
बताया था थोड़ी देर पहले कि नो बाय मीनिंग बाय नेचर ट्रांजिटिव ही है। तो ट्रांजिटिव अगर है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहाँ है उसका ऑब्जेक्ट? ये लिखा तो है, ये इसका ऑब्जेक्ट ही तो लिखा है, यही तो है व्हाट का रिप्लाई। नो के आगे व्हाट लगा के देखो, द गर्ल ही तो लिखना पड़ेगा उसकी जगह, यानी कि ये वर्ब हो गई ट्रांजिटिव। अब आप देखो इस पूरी क्लोज को, इस पूरी क्लोज में ये तो है मेन वर्ब। देखो बहुत स्टूडेंट ये याद कर लेते हैं या गलती से उनके मुंह से निकल पड़ता है कि यहाँ पर जो हिज लिखी हुई है वो हेल्पिंग वर्ब है। कैसे है भैया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब? अगर वो हेल्पिंग वर्ब होती तो वो हेल्प करने के लिए आई होती। किसकी हेल्प करने के लिए आई होती? मेन वर्ब की। कहाँ है यहाँ मेन वर्ब जिसकी हेल्प करने के लिए आई है? वो मेन वर्ब लिखी हुई तो होनी चाहिए सेंटेंस में। कहाँ है वो मेन वर्ब जिसकी हेल्प करने के लिए इज आई है और आप हेल्पिंग वर्ब चिल्लाए जा रहे हो? वो मेन वर्ब है ही नहीं। इसका मतलब यही मेन वर्ब हुई ना। अब अरे एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जिसको आप कह रहे हो मेन डॉक्टर, एक उसका असिस्टेंट है जिसको आप कह रहे हो हेल्पिंग डॉक्टर, क्योंकि वो मेन वाले डॉक्टर की हेल्प करता है। अब कुछ घटना हुई है, किसी वजह से उस मेन वाले डॉक्टर को कहीं जाना पड़ गया, वो कहीं बाहर चला गया। अब तो हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर है ना, जो पहले हेल्पिंग था अब वही तो मेन हो गया, अब वही तो चीराफाड़ी करेगा। पहले वो छोटी मोटी चीजें कर रहा था, अब जो भी करेगा वही तो करेगा, अब वही तो मेन डॉक्टर है। अब उसको हेल्पिंग क्यों कह रहे हो? अब तो मेन डॉक्टर हो गया। मेरा मतलब है कि जो मेन वाला डॉक्टर था वो अगर एब्सेंट हो गया तो जो हेल्पिंग वाला डॉक्टर है वही तो मेन भूमिका में आ गया। वैसे यहां पर हुआ है, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाती है लेकिन तब जब वो मेन वर्ब की हेल्प कर रही हो। जब मेन वर्ब है ही नहीं यहां पर तो खुद ही मेन वर्ब है ना। ठीक है, ये मेन वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है। प्रोनाउन चैप्टर में आप सीखेंगे कि ये सब्जेक्ट है। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये लिखी हुई है क्लोज। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये क्लोज, जैसे कि पहले पिछले सेंटेंस में जो क्लोज लिखी हुई थी वो नो का ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट थी, यहां पर ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ये आई क्यों है फिर? इसका फंक्शन क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है सेंटेंस में? ये क्लोज आई है इस गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर इस गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आई है तो गर्ल है नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला कोई भी वर्ड या नाउन को मॉडिफाई करने वाला कोई भी क्लोज या फ्रेज कहा जाता है एडजेक्टिव। पूरे ग्रामर में एडजेक्टिव का मतलब है वो जो कि किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो, नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, चाहे वो क्लोज हो, फ्रेज हो या कोई इंडिविजुअल वर्ड हो। अगर ये क्लोज किसी नाउन के लिए आया है या नाउन की विशेषता बताने के लिए आया है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको कहना पड़ेगा भैया एडजेक्टिव क्लोज। भाई किस लड़की की बात कर रहे हैं हम? हु इज वेरी ब्यूटीफुल। तो नाउन के बारे में तो बता रहा है, गर्ल की आइडेंटिफिकेशन तो बता रहा है, तो गर्ल है नाउन। अब नाउन के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बारे में कोई मॉडिफिकेशन दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। चूंकि क्लोज है तो एडजेक्टिव क्लोज कह देंगे। तो इस तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो क्लोज हैं ये अपने फंक्शन के आधार पर इनके भी पार्ट ऑफ स्पीच तय हो सकते हैं। नाउन क्लोज हो सकती है, एडजेक्टिव क्लोज हो सकती है, इसी प्रकार से एडवर्ब क्लोज भी हो सकती है। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, एडवर्ब क्लोज का ही पता लग जाएगा आपको। ये सेंटेंस लिखा मैंने, दे स्टार्टेड running when the whistle blew। ब्लो का मतलब बजना। इस सेंटेंस को आप इंटरप्रेट कीजिए। देखिए कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्लोज या कोई भी फ्रेज जब आपके सामने आए तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि सेंटेंस में, क्लोज में या फ्रेज में लिखा हुआ कोई भी पर्टिकुलर वर्ड किस फंक्शन में है, या यूं कहिए कि किस पार्ट ऑफ स्पीच में है। अगर आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच जान जाते हैं या आप उसका फंक्शन जान जाते हैं तो आप उसका प्लेस जान जाएंगे, आप ये जान जाएंगे कि उसे कहाँ होना चाहिए, आप ये जान जाएंगे कि सेंटेंस में क्या ज्यादा लगा हुआ है क्या कम है।
मतलब कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को इंटरप्रेट कीजिए, मतलब उनके सारे शब्दों का पार्ट ऑफ स्पीच या फंक्शन जानिए। तो हमने देखा कि दे क्या है, प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट तो यहां होगा नहीं, पिछले सेंटेंस में बता चुका हूं, सब्जेक्ट ही होगा। अब देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आनी चाहिए, मेन वर्ब आनी चाहिए। अब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब अगर ट्रांजिटिव होगी या फिर इंट्रांजिटिव होगी। ट्रांजिटिव होगी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, यानी कि व्हाट का रिप्लाई या होम का रिप्लाई आ रहा होगा। तो आ रहा है क्या, दे स्टार्टेड व्हाट। व्हाट की जगह लिखा हुआ है ना कि उन्होंने क्या स्टार्ट किया, रनिंग तो स्टार्ट की है, व्हाट की जगह तो लिखा हुआ है, इसका मतलब यही इसका ऑब्जेक्ट है। दे स्टार्टेड रनिंग। उसके बाद एक क्लोज लिखी हुई है यहां पे, व्हेन द विसल बिलो। देखो इसको मैं क्लोज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी भी अपनी एक वर्ब है और सब्जेक्ट है, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा है, एक सेंटेंस का हिस्सा है, सेंटेंस का पार्ट है। व्हेन लगा हुआ है कंजंक्शन। मूल रूप से व्हेन एक एडवर्ब होता है, अभी आने वाले चैप्टर्स में आप सीखेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि व्हेन द विसल बिलो जो लिखी हुई है ये क्लोज है, जो कि एक सेंटेंस का हिस्सा हो रही है, एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में लिखी हुई है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, इसका कोई मीनिंग है। लेकिन इसका मीनिंग तभी है जब ये सेंटेंस का हिस्सा है। इसको अलग लिख दोगे, अब इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रह गया। आप लिख के देख लो, व्हेन द विसल बिलो का कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि इस क्लॉज को हम क्लॉज कह रहे हैं क्योंकि एक सेंटेंस का हिस्सा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, ये जो क्लोज है क्या आप इसका फंक्शन बता सकते हैं? क्या सेंटेंस में देख के आप ये तय कर सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर फंक्शन में है? इसका फंक्शन देखने के लिए आप इस व्हेन वाले वर्ड को देखिए। ये जो व्हेन है ये एडवर्ब है और ये टाइम के बारे में बताता है कि कोई भी चीज कब हुई या उसे कब होना है। अब ये किसका टाइम बता सकता है? इस एक्शन का ना, कि ये एक्टिविटी कब हुई। तो जब इससे क्लोज स्टार्ट हुई या जब ये क्लोज में जुड़ा, यानी कि व्हेन कंजंक्शन ने जब इस क्लोज को जोड़ा, तो इसने बताया क्या? इसने टाइम ही तो बताया कि उन्होंने रनिंग को कब स्टार्ट किया, जब ये वाली एक्टिविटी हुई, जब ये पूरी क्लोज वाली एक्टिविटी हुई। मेरे कहने का मतलब है कि व्हेन खुद एक एडवर्ब टाइम है, उसने इस पूरी क्लोज को भी एक टाइम क्लोज बना दिया। मतलब ये क्लोज बता क्या रही है? इस क्लोज का इस सेंटेंस में भूमिका क्या है, रोल क्या है? टाइम बताना ना। किसका टाइम बताना? स्टार्टेड का टाइम बताना भैया। उन्होंने रनिंग को कब स्टार्ट किया? जब ये वाली एक्टिविटी हुई। यही तो है सेंटेंस का हिंदी में मतलब, अगर समझो तो मेरे कहने का मतलब है कि इस क्लोज की भूमिका है इस वाली वर्ब का टाइम बताना, उसी वजह से इसको कहेंगे टाइम क्लोज। और चूंकि जो टाइम बताते हैं ना वर्ब का, कि वर्ब किस टाइम में हुई, उनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कोई भी वर्ड सेंटेंस में अगर वर्ब का टाइम बताए या ये बताए कि एक्शन किस टाइम पे हुआ, तो उसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब चैप्टर में बड़े डिटेल में मैं इसको समझाता हूं। फिलहाल आप इतना समझिए कि कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज अगर सेंटेंस में लिखी हुई किसी भी वर्ब का टाइम बताती है, टाइम को रिफर करती है, तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब चूंकि ये क्लोज है तो उसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लोज लिखी हुई है ये भी अपने फंक्शन के आधार पर पार्ट ऑफ स्पीच में आ सकती है। और इस पार्ट ऑफ स्पीच से, इस पूरी प्रोसेस से, ये तय करने से कि ये किस फंक्शन में है, किस पार्ट ऑफ स्पीच में है, हमारी बहुत हेल्प मिलेगी। जब मैं इसको, इन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करूंगा दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपके सामने माहौल तैयार करूंगा, उससे आपकी समझ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इन चीजों को समझ लें,
समझ ना आया हो तो दोबारा रिवाइज कर लें। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं उसी तरह से अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करूँगा। थैंक यू।